गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आज का टॉपिक है सूर्य का स्पेक्ट्रम यानी सोलर सिस्टम और जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं, आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में स्टडी कराई थी। तो आज का टॉपिक है सूर्य का स्पेक्ट्रम एवं फ्रॉनहोफर रेखाएं। सूर्य का स्पेक्ट्रम एवं फ्रॉनहोफर रेखाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम एंड फ्रॉनहोफर रेखाएं। या रे बोल सकते हैं उसको, या लाइंस बोल सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं। साइंटिस्ट थे बॉलस्टिम, उन्होंने क्या किया 1801 ईस्वी में जो फ्रॉनहोफर रेखाएं थी इसकी खोज की थी। तो ये क्वेश्चन पूछती है कि जो फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं इसकी खोज किसने की थी। तो साइंटिस्ट थे बॉलस्टिम। बॉलस्टिम नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1801 ईस्वी में क्या किया था, जो फ्रॉनहोफर रेखाएं थी उनकी क्या की थी, खोज की थी। फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जैसे 1821 ईस्वी में साइंटिस्ट थे फ्रॉनहोफर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी स्टडी की। कौन सी रेखाओं की स्टडी की, फ्रॉनहोफर रेखाओं की स्टडी की, जिससे इन रेखाओं का नाम साइंटिस्ट के नेम पर फ्रॉनहोफर रेखाएं पड़ा। यानी जो साइंटिस्ट थे फ्रॉनहोफर, उनका जो मेन श्रेय जाता है फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज का, वो किस पे जाता है, फ्रॉनहोफर नामक साइंटिस्ट पर जाता है। तो देखिए जो फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज किसने की थी, बॉलस्टिम में की थी। और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था, नॉमेनक्लेचर किसने किया, नामकरण किया था फ्रॉनहोफर नामक साइंटिस्ट ने। तो इसलिए इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। फ्रॉनहोफर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी खोज की थी। तो उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने इन रेखाओं का कम से कम जो 200 रेखाएं थी उन्होंने उसकी स्टडी की। फ्रॉनहोफर जो 200 रेखाएं थी, साइंटिस्ट ने फ्रॉनहोफर रेखाओं की स्टडी की थी 200 रेखाओं की। आज के समय में जो फ्रॉनहोफर रेखाओं की संख्या है वो है 20,000। आज फ्रॉनहोफर जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 20,000 हो गई है। तो देखिए जो बॉलस्टिम नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1801 ईस्वी में फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज की थी। और साइंटिस्ट थे 1821 ईस्वी में क्या किया, फ्रॉनहोफर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग अनेक प्रकार से जो रेखाएं हैं उनकी खोज की, जिनको फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। उन्होंने क्या किया, 200 रेखाओं की स्टडी की और तथा उनको फ्रॉनहोफर रेखाएं नाम दिया। आज के समय में लगभग 20,000 तक उन्होंने फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज की जा चुकी है। तो इस तरीके से फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज हुई। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं इसकी खोज किसने की थी। तो बॉलस्टिम नामक साइंटिस्ट ने जो फ्रॉन रेखाएं होती हैं उनकी खोज की थी और अभी तक 20,000 फ्रॉनहोफर रेखाओं की खोज
की जा चुकी है। तो देखिए इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन समझिए। तो देखिए फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, जब सनलाइट को, यानी जैसे कोई सूर्य का प्रकाश है, अगर आप किसी दर्पण पर मतलब प्रवाहित करोगे, या आप दर्पण की जगह किसी लेंस का भी यूज कर सकते हैं, जब सनलाइट को किसी दर्पण से होकर गुजारा जाता है तो एक प्रकार से एक रेखा छिद्र बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एक रेखा छिद्र बन जाता है, या कहा जाए एक पोर्स बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक आवृत्त, आवृत्त मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो एक प्रकार से क्या बन जाता है, जो आवृत्त स्पेक्ट्रम होता है वो बन जाता है। अगर हम उस स्पेक्ट्रम की को ध्यान से देखें, अगर हम उसकी स्टडी करें, तो उसमें क्या होती है, ब्लैक कलर की रेखाएं दिखने लगती हैं। ठीक है, उन रेखाओं को ही फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। दोबारा से समझिए, जब किसी प्रकाश को आप किसी दर्पण से होकर प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो प्रकाश है वो कलेक्ट हो जाएगा और एक प्रकार से छोटा सा पोर बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्त स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो अगर हम उसकी स्टडी करें स्पेक्ट्रम की, तो एक ब्लैक कलर की रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसको फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। तो ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए इसकी क्या होती है डेफिनेशन। तो देखिए, जब किसी प्रकाश को किसी दर्पण से होकर प्रवाहित किया जाता है, या आप दर्पण की जगह लेंस का भी यूज कर सकते हैं, किसी दर्पण से होकर प्रवाहित किया जाता है, तो जो प्रकाश होता है वो कलेक्ट होकर, तो प्रकाश एकत्रित होकर एक छोटा रेखा छिद्र बना लेता है। रेखा छिद्र, इसको लाइन स्पोर भी बोल सकते हैं। एक रेखा छिद्र बना लेता है, जिसे अवरक्त स्पेक्ट्रम, या इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, अविरत स्पेक्ट्रम कहते हैं। अविरत स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर स्पेक्ट्रम को हम नजदीक से देखें या इसका टेस्ट करें, अगर हम इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करें तो जो ब्लैक कलर की रेखाएं दिखाई देती हैं, काली कैसी रेखाएं दिखाई देती हैं, काली रेखाएं, ब्लैक कलर की रेखाएं दिखाई देती हैं। जिसको फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं। आपको दोबारा से बताते हैं, वॉलस्टिम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1801 ईस्वी में क्या किया, जो रेखाएं थी कौन सी, फ्रॉनहोफर रेखाएं, उनकी खोज की थी। साइंटिस्ट थे फ्रॉनहोफर, उन्होंने क्या किया, 1821 ईस्वी में जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं इनका अध्ययन किया। उन्हीं के नाम पर इन रेखाओं का नाम फ्रॉनहोफर रेखाएं पड़ा। उन्होंने कम से कम 200 जो रेखाएं थी फ्रॉनहोफर, उनकी स्टडी की, और अब तक जो फ्रॉनहोफर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 20,000 है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉनहोफर रेखाओं की सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी प्रकाश पर क्या करेंगे आप, या जब किसी दर्पण पर
सॉरी, जब किसी दर्पण पर आप प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, तो आपका जो प्रकाश है वो एकत्रित हो जाता है और एक प्रकार से छोटा छिद्र बना लेता है। ठीक है, उसको अवरक्त स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ब्लैक कलर की जो रेखाएं हैं वो आपको दिखाई देगी, इनको ही फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं किस तरीके से, देखिए फ्रॉनहोफर रेखाओं की स्ट्रक्चर होती है। फ्रॉनहोफर रेखाओं की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, देखिए तो ये इस तरीके से फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं। तो ये इस तरीके से देखिए फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आपको स्किप हो गया था, नाभिक की संरचना। आज उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, जिससे आप जब भी रिवाइज करें तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इसके प्रॉपर नोट बनाएं। तो देखिए टॉपिक है आज का नाभिक की संरचना। नाभिक के बारे में आगे आप लोगों को बताया था रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में। नाभिक की संरचना, संरचनावाद गुण। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड उसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए इससे 1-2 नंबर का हमेशा आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नाभिक के बारे में बताते हैं, आगे आप लोगों को बताया भी था नाभिक क्या होता है। तो देखिए जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। आगे आप लोगों को परमाणुओं के बारे में बता चुके हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को नाभिक के बारे में बताते हैं। देखिए ये इस तरीके से नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसको आप नाभिक भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नाभिक का दूसरा नाम क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन होता है। तो देखिए नाभिक में कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, बताया था आप लोगों को। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसका जो नाभिक होता है परमाणु का वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब धनावेशित होता है। तो ये परमाणु का नाभिक होता है। जो परमाणु का नाभिक होता है उसको इस तरीके से शो करते हैं। देखिए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जहां जेड क्या है आप लोगों को बताया था, क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एक्स क्या है, आपको एलिमेंट ले सकते हैं, तत्व ले सकते हैं।
लाइक आप कार्बन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है। और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है, दोनों नाम है इसके। परमाणु भार है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि नाभिक का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियन होता है। नाभिक को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभिक का मोस्टली आकार पूछा जाता है, आकार कितना होता है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। देखिए नाभिक का आकार कितना होता है, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 AMU में कितने MEV होते हैं। AMU का मतलब बताते हैं। A मतलब एटॉमिक, एटॉमिक मतलब परमाणु, और M मतलब मास यानी द्रव्यमान, और U मतलब यूनिट, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि 1 AMU में कितने MEV होते हैं। तो कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻27 या किलोग्राम। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 931 MeV, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एक AMU बराबर कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय पदार्थ यानी न्यूक्लियर मटेरियल, नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे एक और क्वेश्चन आता है कि देखिए जो नाभिकीय पदार्थ का घनत्व है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व है, नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व है यानी डेंसिटी, वो द्रव्यमान की संख्या पर डिपेंड नहीं करती। या निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके से इससे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। और देखिए आप लोगों को जो नाभिक है इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन बता देते हैं। तो देखिए इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो क्या करता है, एक धनावेशित जो आवेश होता है वो एक क्षेत्र में स्थित होता है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है यानी इसका जो धनात्मक आवेश है वो एक छोटे से क्षेत्र में संघनित होता है। तो इस छोटे से क्षेत्र को ही नाभिक कहा जाता है। तो ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है। क्या बताया, परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी टोटल मास, समस्त द्रव्यमान परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो धनात्मक आवेश युक्त एक छोटे से क्षेत्र में संघनित होता है। संघनित होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जिसको नाभिक बोलते हैं या इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो देखिए ये इस तरीके से नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है,
नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। नाभिक की सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है? परमाणु का जो समस्त धनात्मक आवेश होता है वो एक छोटे से क्षेत्र में संगनिहित होता है। इस छोटे से क्षेत्र को ही नाभिक कहा जाता है। नाभिकीय पदार्थ की जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है? द्रव्यमान की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। एक फर्मी बराबर 10 की घात ऋण 15 एक फर्मी बराबर कितने होते हैं? 10 की घात ऋण 15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व है वो कितना होता है? 10 की घात 17, ये देखिए -17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है परमाणु, कण व नाभिक, आपको इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे आप लोगों को बताएंगे। एमसीक्यू कौन कौन से बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कल आप लोगों को इसका दूसरा चैप्टर कराएंगे परमाणु संरचना के बारे में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।